स्टेनो एमजे डिक्टेशन रामधारी गुप्ता उच्च गति अभ्यास भाग 2 प्रतिलेखन संख्या 37 38 39 40 गति 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होती है। अष्टाच महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोगों के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भुलाया जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसीलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक ओर मिल जाए। हमारी 8वीं योजना में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है, जो 11,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है उनमें रोजगार पैदा करना, रोजगार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएं, टीकाकरण, शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली योजनाएं भी शामिल है। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय समय पर लोगों की ज़रूरतों और मांगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएं शुरू कर दी जाए। योजनाएं शुरू करने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए, ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए, क्योंकि प्रायः उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए गांवों में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का है। और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है क्या वह हम कर चुके हैं। पैराग्राफ। प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे, ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उनका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा
रोजगार पैदा करे और आय बढ़ाए। आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। पैराग्राफ। महोदय, इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाएगा। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। अब चूंकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसीलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और टेक्नोलॉजी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते। हमें तो समय को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को भुलाया नहीं जा सकता। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज़ नहीं होगी, किंतु हम विश्वव्यापीकरण महज उसी की खातिर नहीं कर रहे हैं। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसीलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और लेने वाले दोनों का लाभ है। पैराग्राफ। विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं है, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझाने की पूरी चेष्टा करते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा है कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे। इस संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूँ कि अब तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, परंतु यह हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नितांत अपर्याप्त है। आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित आप लोगों में विश्वास की, आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल है और यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही उत्तर है।
मैं विदेशी निवेशक के प्रस्तावों की दो विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए। पैराग्राफ। सज्जनों और देवियों, विगत 2 दशकों से मेरा संपर्क जहां तक कार्यालयीन कार्यभार का प्रश्न है, देश के विभिन्न भागों में कार्यरत स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं से रहा है। अतएव आज इस गौरवपूर्ण मंच से संस्थाओं और उनके इर्द गिर्द की बातों पर अपने विचार केंद्रित करूँगा। जहां हिंदी शिक्षण एवं परीक्षा संचालन, हिंदी प्रचार प्रसार के सर्वाधिक रचनात्मक कार्यक्रम है, वहीं हिंदीतर क्षेत्र में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज इन कार्यक्रमों के संचालन सहज सुगम नहीं रह गए बल्कि चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं परीक्षा के अतिरिक्त हिंदी वक्तव्य, निबंध, वाद विवाद के साथ साथ नाटक, एकांकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। हिंदी शिक्षकों, प्रचारकों के लिए शिविर, पुनश्चर्या कार्य शिविर, पुरस्कार योजना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए जहां इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और परिणामी बनाने की आवश्यकता है, वहीं अन्य प्रभावी कार्यक्रमों की परिकल्पना करनी होगी। हिंदी शिक्षण, परीक्षा संचालन और वातावरण निर्माण, इन तीनों के अनुपातिक और सफल आयोजन पर विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान अर्थात हिंदी बोलने, पढ़ने एवं लिखने की दक्षता का पूरा दारोमदार टिका रहता है। आज जबकि बहुतेरे विद्यार्थी शिक्षक बनने की राह में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो हिंदी शिक्षक की योग्यता एवं दक्षता ऐसे ध्यान देने का विषय है जो राज्य के इतने सारे हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के स्तर के लिए निर्णायक पहलू है। यह नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी संस्था के लिए उनके प्रचारक ही आधारभूत परिसंपत्तियां होते हैं। प्रचारकों के सत प्रयास एवं सुकार्य से संस्था की जड़ें मजबूत होती है। वास्तव में हिंदी की प्रचार योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सभी संबंधित पक्षों के प्रयास के समन्वय से ही संभव है। संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रचारकगण, विद्यार्थी और अंत में किंतु कदापि कम नहीं सरकारी व्यस्तता के तालमेल पर इन सब के कार्यों के उचित समन्वय का प्रयत्न स्वस्थ दृष्टिकोण से निरंतर जारी रहना चाहिए और यह भी ध्यान रहे कि जाने अनजाने दामन में दाग न लग जाए। पैराग्राफ। भारत ग्रामों का देश है और अधिकांश भारतीय जनता ग्रामों में बसती है। नगरों और शहरों के नागरिकों को शिक्षा की कई सुविधाएं प्राप्त है, यो उन्हें हिंदी पढ़ने के यथेष्ट अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामवासियों को भी हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय गौरव की भाषा है। यह राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित तो हो चुकी है, किंतु अब तक इसे अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए जब तक शासन और जनता दोनों ओर से समवेत प्रयास नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। राष्ट्रभाषा से ही किसी राष्ट्र की भावात्मक एकता
राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति की जा सकती है। अपने देश की भाषा को छोड़ किसी अन्य विदेशी भाषा से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती। पैराग्राफ। महोदय, कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राष्ट्रीय एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है। कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी आदि। इससे बढ़कर भ्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी की उपादेयता को नकार नहीं रहा, किंतु हर जगह उसका वर्चस्व हो यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। किसी देश की भाषा के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती है और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही सर्वसक्षम होती है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय गौरव आम जनता को दृष्टि में रखकर किया जाता था। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है करोड़ों भारतीयों की एकता और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है, अंग्रेजी से नहीं। अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति मानसिक दास्ता की द्योतक है। यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी षड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक मखौल बनकर रह जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाएं तो सहोदराएं हैं, उनमें आपसी कोई विरोध नहीं। उनका विरोध और संघर्ष तो अंग्रेजी के साथ है। जिस दिन क्षेत्रीय भाषाएं अपने क्षेत्र के प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि में स्थापित हो जाएगी, उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के स्थापित हो जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं अपने इस मूल उद्देश्य को कभी भी धूमिल होने न दे, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। इस दृष्टि से मैसूर हिंदी प्रचार परिषद का यह कार्यक्रम श्लाघनीय है कि वह हिंदी के साथ कन्डेतर जिज्ञासुओं के लिए कन्नड़ की प्रारंभिक और उच्च कक्षाएं एवं परीक्षाएं चला रही है। अपनी दैनंदिनी में भी हिंदी के साथ साथ कन्नड़ में दिन और तिथियां दी है। इस तरह के छोटे किंतु दिन दिन के व्यवहार में राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा साथ साथ गलबहियां डालकर चले, इससे बढ़कर सुखद स्थिति और क्या हो सकती है। पैराग्राफ। और प्रिय स्नातकों, आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा। विगत महीनों और वर्षों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी प्रशिक्षण की परीक्षाएं दी है, उत्तीर्ण हुए हैं। आपकी दीक्षा पूरी हो चुकी है। अब आप समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाइए। भारतीय भाषा संस्कृति, उनकी रक्षा, उनका संवर्धन आपके हाथों सौंप दिया गया है। आप दायित्व का निर्वाह कर सके, जीवन में सफलताएं पाएं, यही शुभकामना है। जिन्होंने हिंदी प्रवेश, हिंदी उत्तमा की परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, वे और आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, यही आशा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को विभिन्न
परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंत में इस गौरवपूर्ण समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। समाप्त। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और डिक्टेशन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।